मोहन फारसी। मैं सज्जा हूँ। आप मेरे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों यूएसए। प्रशांत वीडियो, इंडिया इज ग्रेट पावर बट यूएस इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। अच्छा, रशिया स्पीक्स एट यूएन। यहाँ के इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बड़ा मतलब तगड़ा कंट्री है, लेकिन यूएस उन पर प्रेशर डाल रहा है। तो प्रेशर में तो वो इंडिया आएगा नहीं। खैर, देखते हैं वीडियो, फिर बात करते नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर भारत के पक्ष में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगेन मैं यहां पे रिपीट करूंगा, ये स्टेटमेंट रशिया ने अपने देश में, क्रेमलिन में या फिर कहीं और नहीं दी। रशिया आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है। जी हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने ये कहता है कि भारत एक ऐसा देश जो एक ग्रेट पावर है। इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है। इट इज अ ग्रेट पावर जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, मगर भारत को आज के समय बहुत ज्यादा इनॉर्मस अनजस्टिफाइड प्रेशर के अंडर डाला जा रहा है और ये गलत है ना। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि रशिया ये सब क्या क्यों रहा है और रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कैसे बन गया। समझाता हूं आपको। देखिए, पिछले कई महीनों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सबकी कोशिश ये थी कि रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट ना बन जाए, इवन दो रशिया की टर्म जुलाई में आनी ही थी। बेसिकली देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रक्चर ये है कि 15 वहां पे आपको मेंबर मिलेंगे, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी। जो स्थायी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। नाउ जो ये 15 मेंबर्स हैं, इनमें से एक देश एक महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट रहता है। एंड बीइंग द प्रेसिडेंट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर। आप डिसाइड करते हो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा, कौन सा टॉपिक डिस्कशन में आएगा। तो यूएस इसी बात को लेकर चिंतित था कि एक बार रशिया को प्रेसिडेंसी मिल गई तो ये भर के सुनाएंगे हमको इंडिया के इशू को लेकर, इसराइल के इशू को लेकर, वेरियस टॉपिक्स को लेकर। और रशिया यही कर रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, चाइना के समर्थन की वजह से रशिया ने आराम से, जो एक प्रोसेस था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगेन ये सब बातें ऐसा नहीं है कि डिसाइड की जाती है अचानक से कि अब रशिया को बना देते हैं प्रेसिडेंट। ये सब चीजें शेड्यूल में थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएन की वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है जुलाई 2024 में रशियन फेडरेशन रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और रशिया ने प्रेसिडेंसी संभालते ही पहले तो देखो इसराइल का इशू उठाया है, और अब रशिया ओपनली एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को कह रहा है कि एक देश है जिस पर बहुत जरा गलत प्रेशर डाला जा रहा है, वो देश है इंडिया। और आपका क्वेश्चन यहां पर यह है, अगर मगर यूएसए ने कौन सा प्रेशर डाला, क्या हम पे जेन्युइनली कुछ प्रेशर है? जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर आज से 4 दिन पहले एक वीडियो करी थी अपलोड। 1.1 मिलियन लोगों ने यह वीडियो देखी थी। इस वीडियो का टाइटल है यूएसए's डायरेक्ट वार्निंग टू इंडिया आफ्टर पुतिन मोदी मीटिंग। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों ने ये वीडियो बहुत पसंद करी थी। और मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, एरिक गारसेती, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी। इन्होंने ये तक कह दिया कि इंडिया को समझना होगा, कोई भी जंग दूर नहीं होती। ये इंडिया का अभी के लिए जो स्टांस है कि यूक्रेन तो दूर है, वहां पे रशिया के साथ हो रहा है, यूरोप का हमारी प्रॉब्लम देखता है। यूएसए की डायरेक्ट मैं कहूंगा एक स्टेटमेंट है कि नो वॉर इज फार अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया को मान के चलना चाहिए कि जो यूक्रेन में हो रहा है उसका इम्पैक्ट ग्लोबली होगा। और साथ में यह भी बोल दिया कि हम जानते हैं कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाला कंट्री है। इंडिया न्यूट्रल रहता है। इंडिया कहता है कि हम ना आपके पक्ष में हैं ना किसी और के पक्ष में हैं, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। मगर जब जंग छिड़ गई हो ना, जब बहुत कुछ स्टेक पे आ चुका है, तब आप ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं यू हैव टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो जो यूएसए की स्टेटमेंट थी, अगर ये प्रेशर नहीं है तो मुझे पता नहीं प्रेशर क्या होता है। आई मीन, ना सिर्फ अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेती, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के, एनएसए सुलेवन,
इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट्स दी है। मैं कहूँगा आज तक यूएसए ने रशिया के इशू को लेकर इंडिया पे इतना प्रेशर जेन्युइनली बनाने की कोशिश नहीं करी जितना प्रेशर यूएस ने रिसेंटली बनाया है, क्योंकि रशिया से जो दृश्य सामने आए हैं, जिस फ्रेंडली तरीके से पुतिन ने वेलकम किया पीएम मोदी को फिर रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया। जेलेंस्की ट्वीट कर रहे थे कि ये कितनी खराब बात है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के जो लीडर हैं, पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, वो एक मर्डरर के गले मिल रहे हैं, पुतिन की ये बात कर रहे थे। ऑब्वियसली वैसे मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि जो जेलेंस्की की ट्वीट थी, बताया जा रहा है वेरियस मीडिया सोर्सेज में कि भारत ने उस ट्वीट को लेकर यूक्रेनियन गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट भी किया था कि देखिए हमारे लीडर रशिया में गए हैं 1-to-1 विजिट के लिए, इंडिया रशिया रिलेशन डिस्कस हो रहे हैं, और मोदी जी ने यहाँ पर मेंशन भी किया कि वॉर का जमाना नहीं है आज के समय, फिर आपको ऐसी ट्वीट करने की आवश्यकता क्यों है। और इधर आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे इस टॉपिक पर कि इंडिया ने बुलाया है यूक्रेन के ऑनवॉय को और रेज किया है ये इशू कि जेलेंस्की को भारत की आलोचना करने की आवश्यकता क्या थी, जेलेंस्की को पीएम मोदी पुतिन की जो मीटिंग थी वहां पर कमेंट करने की आवश्यकता क्या थी। बट यूएस देखो रिलेंटलेसली इंडिया को एक बात कह रहा है कि देखिए आपके यूनिक रिलेशंस हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आप एंजॉय करते हैं पुतिन के साथ, तो पुतिन को बोलिए टू एंड दिस वॉर ना। देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि यूएस भी जो कर रहा है ना, इसकी कोई सेंस बनती नहीं है काफ़ी जगह। हाल ही में आपको बताया कि यूक्रेन समिट हुआ स्विट्जरलैंड में वॉर को ख़त्म करने के लिए। उस समिट में रशिया को इनवाइट नहीं किया गया ना। वॉर किसके बीच में है? यूक्रेन रशिया के बीच में। जब आप रशिया को इनवाइट ही नहीं करोगे तो शांति समझौता कैसे होगा, पीस टॉक्स कैसे होंगी? और इसलिए इंडिया ने भी इन दी एंड यूक्रेन टॉक्स में प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं करी थी। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा तो इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या इंडिया यूएस के रिलेशंस अब खराब होते रहेंगे? देखिए नहीं, मेरा मानना है कि ये सब इलेक्शंस तक का आपको ये गेम दिखेगा। इलेक्शंस के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। हाई चांसेस हैं कि यूएस में आने वाले इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, अनलेस मुझे अगेन देखो अमेरिका की डेमोक्रेसी आज के समय बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वायलेंट एक रास्ते पे भी जा रही है। ट्रंप पे अगर ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा फिर से असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, इस बार असैसिन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर ट्रंप अभी के लिए जिस तरीके से चल रहे हैं, जेडी वैंस को इन्होंने बना दिया है अपना वाइस प्रेसिडेंट पिक। ट्रंप बनते हैं प्रेसिडेंट, जेडी वैंस होंगे वाइस प्रेसिडेंट। दोनों ये यूक्रेन की सरकार के बहुत बड़े आलोचक हैं। यूक्रेन को यूएस कुछ भी समर्थन नहीं देगा अगर ये दोनों पावर में आ गए। तो इंडिया पे प्रेशर छोड़िए, अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं ऑल टुगेदर यूक्रेन रशिया वॉर लिटरली बहुत जल्द ये खत्म करने का प्रयास करेंगे। नाउ अगेन क्या ये वॉर जेन्युइनली खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच बहुत ही अलग होगी। विक्टर ऑर्बन जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के पास एक डिटेल्ड प्लान है कि किस तरीके से जल्द यूक्रेन वॉर खत्म करनी है। और फिर इवेंचुअली जो ग्रैंड प्लान था कि यूएस फोकस करेगा इंडो पैसिफिक पर, वहां पर ध्यान देना है। ये कहां यूक्रेन पे यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहा है, इट डजंट मेक सेंस। तो रशियन गवर्नमेंट को भी आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज हैं यूक्रेन को लेकर उसका ये समर्थन कर चुके हैं। और साथ ही साथ जेडी वैंस जो डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके भी जो व्यूज हैं यूक्रेन को लेकर, इसे भी रशिया वेलकम कर रहा है। तो बिल्कुल आने वाले जो चुनाव है यहाँ पर जो जीतता है इसका बड़ा इम्पैक्ट ना सिर्फ यूएस पर, पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। इंडिया पर भी जो प्रेशर है आप कह सकते हैं लिटरली गायब हो जाएगा। जो भी ये स्टेटमेंट्स आप देख रही हैं कि वॉर इंडिया से दूर नहीं है और जो एनएसए कह रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग विल चेंज कंप्लीटली। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी के लिए मैं कहूंगा रशिया ने फिर से जेन्युइन फ्रेंडशिप दिखाई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने के बाद भी भारत को ये लोग भूले नहीं हैं। इंडिया के जो इश्यूज हैं ये ग्लोबली पूरी दुनिया के सामने रखे हैं कि इंडिया के साथ गलत किया जा रहा है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो नो डाउट इंडिया इज वाकई एक ग्रेट कंट्री है। ग्रेट कंट्री किस लिहाज से है? क्योंकि दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी की तरह बेहतरीन टॉप की डेमोक्रेसी में शामिल है। दूसरा यह है कि दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी। तीसरा यह है कि दुनिया की तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर। उसके बाद सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। और भी कई ऐसी सूरतें हैं जिनमें से इंडिया वाकई ही में ग्रेट है। बाकी इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, इंडिया में डाइवर्सिटी मुख्य किस्म के मज़हब इकट्ठे रह रहे हैं, मुख्य किस्म के कल्चर के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, मुख्य किस्म के
जुबानें बोलने वाले एक एक तिरंगे के नीचे अपनी कौम और मिल्लत की सर्विस कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया ग्रेट है। अगर मैं इंडिया क्यों ग्रेट है इस पर बात करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है रात भी गुजर जाए अगर इन खसूसियात को मैं डिस्कस करना शुरू कर दूं। लेकिन मेन पर्पज ये नहीं कि इंडिया ग्रेट क्यों है। इंडिया ग्रेट है और ये चीज प्यूटन ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि इतने प्रेशर के बावजूद मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो बकायदा जो यूएस ने कहा था कि आप प्यूटन से ऑयल नहीं खरीदेंगे क्योंकि सैंक्शन लग चुके थे। तो इंडिया ने कहा आप अपनी देखें हम अपनी देखेंगे, हम अपनी कौम का भलाई सोचेंगे, आप अपनी कौम की भलाई सोचें, हम अपनी आवाम के लिए करेंगे जो भी फैसला करेंगे, हम आपके गुलाम नहीं हैं। तो सब के सामने इंडिया ने किया, फिर कोई भी इंडिया पर संक्शन नहीं लगा सका क्योंकि कहा गया था कि अगर उनके साथ भी तल्लुकात रखे तो उन पर भी संक्शन लगेंगे, कोई किसी ने नहीं लगाया। हालांकि चाइना की कई कंपनीज पर संक्शन यूएसए लगा चुका है, यूरोप लगा चुका है, सिर्फ इसी वजह से कि वो प्यूटन यानी कि रशिया के हक में जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया को आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई संक्शन लगे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप आई ना ले, इंडिया ने लिया। फिर उन्होंने कहा कि आप उनके साथ ट्रेड ना रखी। बल्कि मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है डॉक्टर हरिशंकर के वो बयानात यूरोप की धरती पर बैठे थे, वो मुझे नहीं भूले। उन्होंने कहा कि यूरोप क्या समझता है, यूरोप ये समझता है कि तमाम दुनिया के मसाइल उसके मसाइल नहीं है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और यूरोप के मसाइल यूरोप समझता है कि पूरी दुनिया के मसाइल समझे जाए, ऐसा नहीं है। अगर यूरोप तमाम के मसाइल अपने मसाइल समझेगा तब सब इसके मसाइल को अपने मसाइल समझेंगे। तो बड़ी ये हैवी स्टेट डिप्लोमेटिक सी बयानबाजी थी मेरे भाई, जो उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक की। लेकिन अगर आज इलेक्शन यूएस से जीतता है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जीतता है, तो ये मुझे भी चांस है कि पाकिस्तान में भी काफी चेंजेस आएंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो चेंज आएगी, जो मुझे लग रहा है, अगर ट्रंप जीतता है तो इमरान खान बाहर होगा, इमरान खान जेल में नहीं होगा। इंडिया जो है ना, अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका की पुलिस में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आता, ये आपको पता, मुझे भी पता। नहीं, बड़ी उनकी पुलिस ही पाकिस्तान पर असरअंदाज होती है, ये आपको किसने कह रही थी नहीं आता। पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ भी नजरअंदाज, भलाई के लिए कुछ ना हो लेकिन असरअंदाज होते हैं, असर ही उनका है। और किसका असर है? या चाइना का है, सऊदिया का है, और सबसे ज्यादा यूएसए का। यूएसए के तो हम जोरू के गुलाम जैसे होते हैं, ऐसे हम गुलाम हैं उनके, जोरू के गुलाम। ये बराबर की अब बात हो गई चाइना और अमेरिका वाली। इंडिया नहीं ना मानता, इंडिया उनका प्रेशर नहीं ले रहा ये चीज। अच्छा, ये जो अब रशिया को मिली है यूएनएससी की पूरे चेयरमैनशिप पूरे मंथ के लिए, तो जारी बात है इसने सबसे पहले अपने मित्र, अपने दोस्त इंडिया की बयान दिया कि यार इंडिया वाकई ग्रेट कंट्री, इतने प्रेशर के बावजूद। और ये सच भी है, उसने कोई मतलब ये नहीं किया है कि उसका दोस्त उसके लिए कर रहा है, उसने ये सच कहा है। इंडिया ने प्रेशर नहीं लिया, ना यूएसए का लिया और ना ही लेगा। भाई अपने पाँव पर खड़े हैं। ये दो कंट्री हैं जो अमेरिका को सीधा हो सकती हैं, एक ये चाइना वाले हो सकते हैं और दूसरा ये रूस वाले। इंडिया भी नॉर्मली इतनी बयान देता है, वो किसी की तरफदारी या मेरे खुद के सामने नहीं आते ये लोग। ये अपने मुल्क की तरफ जो है ना हिसाब किताब से चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। ये दो मुल्क हैं चाइना और रशिया, ये अमेरिका के खुद के सामने आते हैं और कहते हैं क्या होता है। प्यूटन जो ज़ेलेंस्की ने एतराज किया कि प्यूटन मोदी क्यों मिले, यार उनके अपने लेन देन है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी कंट्री चलाए। ज़ेलेंस्की कौन होता है कहने वाला कि प्यूटन से आप नहीं मिले? ये सवाल कौन है? ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो हैं, अच्छा अच्छा, यूक्रेन के सदर जो है। हाँ, तो ज़ेलेंस्की। भाई आप अपने मुल्क के सदर हैं, आपको जो अपनी खाद्य पॉलिसी है या अपनी निजाम है मुल्क का, वो आप दूसरे से पूछ कर चलाएंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। चलाएंगे मेरे भाई, ये तो कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है। हालांकि जो वार हुई है, सब ने कहा था कि आप ऐसा ना करें। उन्होंने कहा मुझे बस समझाओ मत, मुझे हथियार दो। मैंने उसके अपने मुल्क को चलाया, छितर खा रहा है रशिया से, पूरे यूरोप का और पूरे यूएसए का असला लेकर भी फिर भी छितर खाया जा रहा है। तो उसने अपनी मर्जी से चलाई है। सब ने कहा कि ये इस जंग में ना कूदो, वो जो रशिया कह रहा है उस्मान जो सिंपली उसने यही कहा नेटो में ना जाओ। उसके सबसे मेन मुतालबा यही था कि आप नेटो में ना जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन उसने कहा मैंने जाना है, तो फिर सीधा हो जा बेटा,
अब वो बेटे को सीधा कर रहा है। अच्छा वो वार जो है अंकल जारी है। अभी जारी है, बड़ा अरसा हो गया, अभी जारी है। खैर इंडिया वाकई प्रेशर नहीं लेता क्योंकि उनकी अपनी गंदम है। गंदम मतलब अपने घर का अनाज है, वो अपने घर में उगाते हैं, खाते हैं, उनको किसी की टेंशन नहीं है। अमेरिकन प्रेशर वो लेगा भी नहीं। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ।